नमस्कार, मेरे साथ मौजूद हैं वेस्टर्न ओवरसीज से एमजे साहब प्रदीप बालन जी। आज हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कुछ तब्दीलियां हुई हैं और मौजूदा सिनेरियो क्या है उस मतलब खुलकर बातचीत होगी। बालन साहब वेलकम करते हैं। बालन साहब, जीटी क्या है, क्या कुछ मौजूदा सिनेरियो है, रूल क्या तब्दील हुए हैं इस वक्त से? जी देखिए, अभी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। उनमें से सबसे पहले तो जीटी का ही है कि जीटी चेंज हो गया। जीटी चेंज हुआ है जीएसटी के साथ, या इसको जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं जी। तो अब जीटी ही चेंज हुआ, उसका रेप्लिका आया जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट। इसमें कुछ चेंजेस आए। पहले क्या होता था कि 2-3 पेज की या फिर बाद में आया 300 वर्ड्स की एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना होता था, वो चेंज हो गया है। अब जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट में एसओपी नहीं जाएगी। हाँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वीजा ऑफिसर के वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके जवाब देने होंगे। और अगर आप उनके जवाब देंगे, डेफिनेटली देयर विल बी द हाई चांसेस फॉर गेटिंग द वीजा। पहली बात। दूसरी बात, जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट में यूनिवर्सिटीज चाहती हैं कि भाई बहुत जेन्युइन स्टूडेंट आए, और जेन्युइन स्टूडेंट आए, पढ़े, पढ़ के 485 जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है वो ले, पीआर मिलती है वेल एंड गुड, अदरवाइज अपने कंट्री चले जाओ जी। पहले क्या होता था, बच्चा गया, चाहे तो बच्चा वहां पे कॉलेज चेंज कर लेता था, यूनिवर्सिटी चेंज कर लेता था, डिप्लोमा में ले लिया, एक डिप्लोमा कंप्लीट किया, दूसरे डिप्लोमा में ले लिया, तीसरे में ले लिया, इस तरह से दिनों को धक्के देते थे। अब जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट में वीजा ऑफिसर को अगर ये लगा कि जी ये स्टूडेंट को मैं वीजा तो दे दूं, लेकिन इस पे कंडीशन लगा देता हूं, नो फर्दर स्टे। अब जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट में काफी कुछ वीजा ऑफिसर के ऊपर है। जिस बच्चे के उन्होंने लगा दिया कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद 485 लो, पीआर होती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपने कंट्री चले जाओ, ये कंडीशन लग जाएगी। अगर ये कंडीशन नहीं लगती तो माइट भी वो एक बैचलर करने के बाद मास्टर भी कर सकता है, मास्टर वाला बच्चा दूसरी मास्टर्स भी कर सकता है। तो जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट में सबसे बड़ी बात है, स्टडी कंप्लीट करो, 485 लो, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, पीआर होती है वेल एंड गुड, अदरवाइज चले जाओ। पहले क्या होता था, कभी एक कोर्स, फिर दूसरा कोर्स, फिर तीसरा कोर्स, फिर चौथा कोर्स। उन्होंने नीट एंड क्लीन कर दिया ऑन शोर मार्केट। अब ऑप्शन छोड़ा ही नहीं उन्होंने। हाँ, मतलब जिस पे नो फर्दर स्टे लग गया वो तो रुक ही नहीं सकता। स्टडी कंप्लीट करी, 485 लो, 485 है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, ग्रेजुएट रूट में अपना स्टडी कंप्लीट करी, अपना वर्क वीजा लो, और जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फॉलो करो। अब की पीआर आती है वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको आना पड़ेगा। ये मोर प्योरीफाई सिस्टम किया है या फिर ये डरने वाली चीज है कि स्ट्रिक्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया? स्ट्रिक्ट तो देखो, हुआ क्या था कि वहां बहुत ऑन शोर में जाके ना, जब एक बच्चा एंटर हो जाता है कंट्री में, तो उन्होंने मजाक बना लिया था। आप पढ़ाई तो कंप्लीट करते नहीं थे, दिनों को धक्के देते थे। बैचलर में गए, डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, मास्टर्स में गए, डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, ठीक है। किसी एक यूनिवर्सिटी को चेंज करके दूसरे कॉलेज में चले गए, उस कॉलेज से फिर दूसरे कॉलेज में चले गए, ठीक है। मतलब कोर्स पे कोर्स, कोर्स पे कोर्स, कोर्स पे कोर्स, प्रोग्रेसिव कोई नहीं करता था। तो वहां पे बच्चा रुक जाता था ना, तो वो वापस आता था अपने कंट्री और वहीं पे दिनों को धक्के देता था। नीट एंड क्लीन करने की कोशिश की है कि भाई कंप्लीट करो स्टडी, ठीक है, अपना 485 लो, पीआर होती है वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको कंट्री लॉफुली छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट में ये भी किया है, अभी रिसेंटली जो चेंजेस आए हैं, इवन कि वो ऑन शोर में जितने एजेंट्स बैठे हैं उनके लिए किया है कि आप कॉलेज को बोला है कि जो ऑन शोर एजेंट बैठे हैं उनको कमीशन नहीं दोगे। जी जी। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। अब जो बच्चा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब वहां बच्चा गया, चाहे तो सेटल होगा या वो वापस आ जाएगा, तो मार्केट ओपन हो रहेगी, ठीक है। उनको नए बच्चों की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो नए बच्चे जाएंगे, तो मतलब ऑफशोर वाले बच्चे जाएंगे, वो पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेटल होंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। ये तो ऑनशोर वाले बच्चों के लिए अच्छी बात है। बच्चे समझे क्या इस चीज को, वीजा चांसेस ज्यादा होंगे या फिर कम होंगे? यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जीटी रेप्लिका हुआ है जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट के साथ, अब हाई चांसेस होंगे। अच्छा, अब हाई चांसेस होंगे। नए रूल्स आए, किस लिए लेके आए वो? इसलिए तो लेके आए ताकि उनको वीजे देने हैं। जुलाई इनटेक बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चा अपने फंड पूरे दिखा रहा है, ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट, रिटर्न एयर फेयर, सोर्स के साथ फंड है या पुराने फंड्स हैं, ठीक है। साथ साथ में उनके स्पॉन्सर्स जो हैं, उनके जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल पेरेंट्स जो भी स्पॉन्सर्स मतलब उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनकी एनुअल इनकम मतलब आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। या फंड मोड बता रहे हैं सारे, और मतलब पुराना हो। फंड के साथ साथ मैं एनुअल इनकम की बात कर रहा हूं यहाँ पे। फंड तो चाहे तो सोर्स के साथ करंट का हो या 3 महीने पुराना हो,
और माइट भी यूनिवर्सिटी और एम्बेसी कैन आस्क कि 3 महीने से ज्यादा इनके सोर्स क्या है, 6 महीने पुराना भी मांग सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ये एम्बेसी के ऊपर है। वो कहते हैं जेन्युइन असेसेबल फंड्स होने चाहिए। तो फंड्स आपके पास विद सोर्स या पुराने हो, 3 महीने या उससे ज्यादा पुराने हो, और साथ साथ में जो भी ऑक्यूपेशन आपका है आपके स्पॉन्सर्स का, उससे रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग, मतलब 12 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक की ITR होनी चाहिए फैमिली की। अच्छा। क्योंकि ताकि उनको लगे कि ये जो कैंडिडेट है ये फाइनेंशियल साउंड फैमिली से बिलोंग करता है, मीन अगले सेमेस्टर या अगले साल की फीस पे कर सकता है क्योंकि उसकी एनुअल इनकम अच्छी है। फादर साहब का चलेगा, मदर का चलेगा, भाई का चलेगा, चाचा मामा, ऐसा नहीं चलेगा? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन को वो लेते हैं। अच्छा। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल पेरेंट्स, नाना नानी, इसके अलावा भाई बहन, सेल्फ, मैरिड एज अ स्पाउस, और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये स्पॉन्सर करेंगे। इसके अलावा 30% अंकल आंट में सब आ जाते हैं, चाचा ताऊ काका मामा फूफा, ये सब भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, और फैमिली फ्रेंड भी। अच्छा, मैं फिर वहीं पर जाना चाहूंगा। SOP पहले 400-500 शब्दों की होती थी, बहुत बढ़िया 300 वर्ड्स कैटर भी किया जाता, चलिए 300, लेकिन अब इसको रिप्लेसमेंट करने का कारण क्या समझे सर? ये क्यों किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा? अब है ना, एम्बेसी ने स्पेसिफिक टारगेटेड क्वेश्चन रखे हैं। पहले के 300 वर्ड्स की आप SOP दे रहे हो तो उसमें आप अपने हिसाब से लिख रहे हो, ठीक है, अपने हिसाब से लिख रहे हो, कुछ चीजों पे आप ज्यादा प्रेशराइज करके डाल रहे हो, किसी पे आप नहीं डाल रहे हो। कई बार क्या होता था, 300 की SOP में जो वीजा ऑफिसर ढूंढना चाहता था वो नहीं मिलता था। अच्छा। उसके बदले में उन्होंने टारगेटेड क्वेश्चन रख दिए। अच्छा। टारगेटेड क्वेश्चन है व्हाई ऑस्ट्रेलिया, व्हाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, और सबसे बड़ी बात इसका आउटकम क्या होगा कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद what will be the benefit from this course। तो ये कुछ सिलेक्टेड और टारगेटेड क्वेश्चंस हैं जो वीजा ऑफिसर समझना चाहता है। SOP में कई बार बच्चा वो उतना उस लेवल पे लिख नहीं पाता था, अब यहाँ तो उसको जब क्वेश्चंस मिल ही गया उसका जवाब देना ही पड़ेगा। एक और चीज पूछूंगा मैं आखिर में आपसे, मान लीजिए रिफ्यूजल आ गया, बच्चे ने फिर से कहा कि नहीं मेरी तो जिद है, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो इज इट पॉसिबल कि सेम प्रोफाइल या थोड़ा बहुत टेम्पर करके जाना पड़ेगा? देखिए, यहाँ ना यूनिवर्सिटी जो है वो असेसमेंट लेवल में डिवाइड है। ओके। अगर यूनिवर्सिटी दोबारा COE दे देगी, मतलब अगर आपका रिफ्यूज हो गया तो आपको न्यू COE लेनी पड़ेगी। अच्छा। अगर यूनिवर्सिटी आपको COE देती है तो यस यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई अगेन, बट यूनिवर्सिटी चाहती है कि उसके पास फ्रेश बच्चा ही है, एक बार रिफ्यूज हो गया दोबारा भी रिफ्यूज हो सकता है, और रिफ्यूजल पे ही उनके असेसमेंट लेवल चेंज होते हैं। लेस चांसेस है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी COE दे रही है तो फाइल लॉज हो सकती है। आप लेते हैं रिफ्यूजल? मैं तो ले लूं, यूनिवर्सिटी भी तो ले। अच्छा। मैं तो ले लूंगा, पर गारंटी ये तो यूनिवर्सिटी के ऊपर है। अच्छा। यूनिवर्सिटी लेती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं लेती क्योंकि उनका असेसमेंट, आप यूनिवर्सिटी हो, मैं यूनिवर्सिटी हूँ सपोज, अब आपका लेवल 1 है, 2 है, 3 है, आप 2 में है तो 1 में आना चाहते हो, 1 है में तो 1 में रहना चाहते हो, 3 में है तो 1 में जाना चाहते हो। एजेंट तो प्रॉमिस करते हैं ना हम दिलवा देंगे, आप नहीं ले रहे। सर मैंने क्या बोला आपको, झूठ की तरफ हम नहीं जाएंगे। मैंने कब कहा कि मैं नहीं लूंगा? मैं कहता हूं कि मैं यूनिवर्सिटी के साथ शेयर कर सकता हूं, बट देयर इज द लेस चांसेस कि वो इसको ले, क्योंकि मैंने अभी आपको, मेरे क्वेश्चन को आपने काट दिया, सुनने की थोड़ी सी रखो प्लीज। आपके लिए बैठा हूं मैं, आप बीइंग ए यूनिवर्सिटी, सपोज आप यूनिवर्सिटी हो, आप 3 से 1 में जाना चाहते हो, 2 में है तो भी 1 में जाना चाहते हो, 1 है तो 1 में रहना चाहते हो, असेसमेंट लेवल की बात करो, और लेवल मेंटेन होता है अगर आपके सक्सेस रेट पे, आपके कितने वीजा आए। अगर आपका ऑलरेडी एक बच्चे का रिफ्यूज है, ठीक है, कोई बच्चा रिफ्यूज ले रहे हो तो उससे हाई चांसेस है कि जो बच्चा ऑलरेडी रिफ्यूज है दोबारा भी रिफ्यूज हो सकता है, तो आप अपना लेवल कम क्यों करना चाहोगे? आप चाहोगे फ्रेश बच्चा है, अच्छा बच्चा है, इकोनॉमिकली साउंड बच्चा है, जिसकी परसेंटेज अच्छी है वो आए। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज कम एक तरह से एंटरटेन करती हैं रिफ्यूजल स्टूडेंट। ऑस्ट्रेलिया का आपका सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट हमारा बहुत अच्छा है। मैं एक जैसे इमिग्रेशन लॉयर है हमारे पास, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस है मेलबर्न में, साथ साथ में वी आर द एरी मेंबर, इवन के टाइम टू टाइम हमें चांस मिलता है वीजा ऑफिसर से मिलने का, तो देयर इज द हाई चांसेस। अभी रिफ्यूजल्स तो दुनिया के आ रहे हैं, दुनिया के रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, बट स्टिल हमने बहुत अच्छा, आप कह सकते हो कि मोर देन 90% के आसपास हमारा सक्सेस रेट हमेशा मेंटेन रखते हैं। वेरी फेयर मिस्टर बालियान, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आपने सुना कि ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या कुछ चेंजेस हैं, क्यों जरूरी है ये तमाम प्रोसेस से होकर गुजरना, लेकिन फिर भी कोई दुविधा है तो वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस आप आ सकते हैं और जो भी सवालात हैं उनके जवाब इनकी एक्सपर्ट टीम आपको देगी। नमस्कार। थैंक यू।